अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं अली ज़ैब ख़ान आपके बायोलॉजी के टीचर। ठीक है जी, आज हमारा दूसरा लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इसमें हमने कुछ ब्रांचेस भी डिस्कस की थी, जैसे बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह बायोलॉजी की कुछ और ब्रांचेस भी हैं जिनको हम सब ब्रांचेस भी कहते हैं, जिनमें हमारे पास है मॉर्फोलॉजी है। ठीक है जी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम एक्सटर्नल, कौन से वाले? एक्सटर्नल फॉर्म्स और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, मिसाल के तौर पर दरख्त है, ट्री हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसके लीफ होती हैं। ठीक है जी, तो ये लीफ वाला हिस्सा है उसका, तो हम क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, यानी ये लीफ है, इसकी शेप कैसी है, इसका कलर किस तरह का है, इसके अंदर ये वेंस, लेमेला वगैरह, ये लीफ बेस इसका किस तरीके से है, ये सारा जब हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, तो ये कहलाती है मॉर्फोलॉजी। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी की, तो ये जो आपके पास बर्ड है, मैंने एक परिंदा बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। उम्मीद है कि कैमरे में आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा ये। तो अब ये बर्ड है, इसकी यहाँ पर एक चोंच होती है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे ये दो पतली पतली सी टांगें होती है और इसके बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, यानी इसके बाहर का जो नज़र आ रहा है, जो स्ट्रक्चर बॉडी का, वो हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में। इस तरह फिर हमारे पास एनेटमी है। ठीक है, एनेटमी में हम क्या करते हैं? एनेटमी में हम, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, वहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी में क्या डिस्कस कर रहे थे? एक्सटर्नल। यहाँ पर हम किस चीज़ को बात डिस्कस कर रहे हैं? इंटरनल पार्ट्स को। ठीक है जी, बाय द कटिंग देम ओपन। मिसाल के तौर पर एनेटमी ऑफ हार्ट। अब हार्ट है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अब हार्ट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो बना किससे है? वो कार्डियक मसल से बना होता है, उसके अंदर वाल्व्स होते हैं, उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं। तो ये सारी क्या कहलाती है? ये उसकी एनेटमी कहलाती है। ठीक है जी, और ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो वो एनेटमी कहलाती है, और जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इसी के साथ अगर हम एनिमल्स की उस तरह, और जैसे कि स्टमक के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टमक की लेयर्स होती है, लंग्स होते हैं, लंग्स किस तरह से बने हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास एनाटॉमी के। फिर अगली ब्रांच हमारे पास है सेल बायोलॉजी। क्या चीज़ है? सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। यकीनन सेल के बारे में आपने पढ़ा ही है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जानदार की ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो सेल से होती है। अब इस सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सेल है, इसकी ये मेम्ब्रेन होती है, ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, फिर इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरे पार्ट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी में। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिए, स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म। देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सराउंडिंग एक बाउंड्री है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा होता है, ये सेल का साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है जी, तो और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? या हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास हिस्टोलॉजी की। अब हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सेल बायोलॉजी में हम एक सिंगल सेल को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू की डेफिनेशन यकीनन आपको पता ही होगी। टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब ब्लड को स्टडी करना क्या कहलाएगा? वो उस ब्लड की हिस्टोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टडी ऑफ जाइलम। जाइलम कुछ टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स की बॉडी में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करते हैं? प्लांट्स की बॉडी में पानी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम वगैरह क्या करते हैं? ये फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स की बॉडी में। ठीक है जी, अब जब ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो ये कहलाती है हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसी तरह एक और ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? वी स्टडी अबाउट द फंक्शंस। क्या चीज़? फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पिछले डिस्कस किया था कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर
स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म, किसी भी जानदार के मेटाबॉलिज्म को, यानी उसके सेल के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं और पुरानी चीज़ें टूट रही हैं। इसी तरह हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। आप आगे उसको पढ़ेंगे 10th क्लास में या सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे हार्मोन क्या है और हार्मोन का काम करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं। इसी तरह सेल के अंदर, स्टमक के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं डाइजेशन का, इसी तरह आपके पास जो लंग्स के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। तो ये सारे जो फंक्शंस है, मतलब ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर तो हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिस्कस किया था। फिजियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम उसके फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो ऑर्गन है उसका काम क्या है, ठीक है जी। उसके बाद है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है आपके पास? टेक्सोनोमी एक साइंस बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं, डिस्कस करते हैं रूल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखें, हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जानदारों की बहुत सारी वैरायटी है, मिलियंस ऑफ काइंड्स या मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हमारे पास जानदारों की मौजूद है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया वगैरह की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारी वैरायटी है, बहुत सारी इकसाम है। अब इन एग्ज़ाम को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हमारे पास एम्फीबियंस है, वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ठीक है। अब इन जानदारों को, इनके हमने ग्रुप्स बनाए ताकि हमारे लिए उनको स्टडी करना आसान हो जाए। तो ये जो ग्रुपिंग होती है, और जब हम फिर ग्रुप बनाते हैं तो फिर हम उनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि इंसानों का हमने टैक्सोनॉमी में जो नाम रखा है वो हमारे पास क्या है, होमो सेपियन, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये हमारे पास उसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। इसी तरह फ्रॉग का आपको पता है, राना टेग्रीना उसका नाम है। अब ये सारी नेमिंग और ग्रुपिंग हम किस में करते हैं, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में, टैक्सोनॉमी में, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल भी दी है कि फॉर स्टडी ऑफ किंगडम्स, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह के किंगडम्स बनते हैं और उसमें फिर मज़ीद क्लासेस और सब डिविजन्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद एक और ब्रांच है बायोलॉजी को, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स में हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं जो कि ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही है उनके पेरेंट्स से, ठीक है जी। देखें, यकीनन आप सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नए आने वाली जो नस्ल होती है वो अपने पेरेंट्स से मुशाबिहत रखती है। वो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होते हैं। तो जेनेटिक्स में हम ये इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और अगर आसान अल्फाजों में मैं कहूँ तो जेनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है, या स्टडी ऑफ डीएनए, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक नस्ल से दूसरे नस्ल में किस तरह मुंतकिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइट वगैरह है, आंखों का कलर है, स्किन का कलर है, बालों का स्ट्रक्चर है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती है। इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है जेनेटिक्स। यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया, स्टडी ऑफ जीन्स एंड डीएनए। उम्मीद है कि ये आपको आसान समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये क्या है, फॉर्मेशन स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या होता है, पैदाइश से पहले, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो पैदाइश से पहले जो उसकी स्टेज होती है जिसमें अभी वो एक एनिमल कंप्लीट पूरी तरह से बना नहीं है, अभी उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। अब उस एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर वो स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा है कि एक जानदार की जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो आम तौर पर हमारे पास, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो स्पर्म और प्लस ओवम जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक ज़ायगोट बन जाता है, ठीक है। अब आप ये ज़ायगोट आगे चलकर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और फिर इस एम्ब्रियो से पूरा एक नया जानदार बन जाता है, मतलब उसमें आंखें बन जाती हैं, उसमें का मुंह बन जाता है, उसके हाथ बन जाते हैं, पाँव बन जाते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस जब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बॉडी का पार्ट किस किस चीज़ से बन रहा है, तो वो कहलाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी।
नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। इसमें हम जानदारों का उनके गैर जानदार इन्वायरमेंट से और उनके जानदार इन्वायरमेंट से जो रिलेशनशिप होता है वो डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये बात बारों बार कहते हैं कि प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि प्लांट्स हो गए, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जो दूसरे जानवर मौजूद हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कितने ज़रूरी है। तो हमें पता चलता है कि प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा वो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा कई ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी डिस्कशंस किस में होती है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। मैंने एग्जांपल एक सिंपल से दिए कि द स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। मिसाल के तौर पर इकोलॉजी में सबसे जो टॉप का जो टॉपिक हमारे पास डिस्कस होता है वो पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी ज़मीन किन किन वजूहात की वजह से या हमारी किन किन एक्टिविटीज़ की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही हैं और हमारे लिए नुकसानदेह बन रही है। तो ये सारी बातें हम किस में डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद अगला जो आपके पास टॉपिक है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फील्ड है बायोलॉजी की। इसमें हम क्या करते हैं, वी स्टडी द रिमोट पास्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ। रिमोट पास्ट से मुराद यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है रिमोट पास्ट, रिमोट पास्ट से मुराद होता है वो जानदार जो बहुत दूर के माजी में मौजूद थे मगर अब वो हमारे पास मौजूद नहीं हैं, जिनको हम फॉसिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर है। अब डायनासोर हमारा मानना है और हमारे पास इसके कई सारे एविडेंस मौजूद हैं कि डायनासोर किस ज़माने में दुनिया में मौजूद थे और पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत थी। लेकिन अब इस दौर में जिस वक्त हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वक्त आपको पता है कि डायनासोर मौजूद नहीं है, लिविंग फॉर्म में मौजूद हमारे पास नहीं है। लेकिन हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हम उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना, उनके बारे में डिस्कस करना, स्टडी करना, उनके बारे में रिसर्च करना, ये कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। और अगर आसान अल्फाजों में मैं इसको बोलूँ तो पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है जी, फॉसिल्स क्या होते हैं, वो जानदार जो दुनिया में अब मौजूद नहीं है या जिनका वजूद आज से बहुत ज़्यादा पुराना या पहले का था। ठीक है जी, उसके बाद अगली ब्रांच हमारे पास वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसको मैं कहूँगा कि ये बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा जदीद फील्ड है, ये इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेटिंग ऑफ जीन्स टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर। इसको अगर आसान अल्फाजों में मैं कहूँ तो हम बायोटेक्नोलॉजी में ये देखते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जानदारों के बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक बीमारी पढ़ी होगी जिसको क्या कहा जाता है, डायबिटीज़। ठीक है, अब डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक होती है डायबिटीज़, एक होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट और एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट। अच्छा, डायबिटीज़ को आम ज़बान में आप लोग शुगर भी कहते हैं। ठीक है, वैसे पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं वो इसको डायबिटीज़ कहते हैं। शुगर का वर्ड तो आम इंसान के लिए जिसको ज़्यादा पता ना हो साइंस के बारे में। ठीक है जी, अब उसमें क्या होता है कि ये जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में आम तौर पर बनता है। अब इसमें ये चीज़ बनना बंद हो जाता है, डायबिटीज़ में ये इंसुलिन नहीं बनता। इस वजह से क्या होता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है उनके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। अब इसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से अब हमारे पास कुछ ऐसे तरीके आ गए हैं कि इस इंसुलिन को हम लेबॉर्ट्री के अंदर बना सकते हैं। तो हम इस इंसुलिन को लैब में बनाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ जानदारों की बॉडी से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक इंसुलिन। यानी ये वो इंसुलिन है जो एक जानदार की बॉडी में हम खुद बनवा रहे हैं। ठीक है, और फिर इसको हम क्या करते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना, टेक्नोलॉजी और जानदारों दोनों को मिलाकर हम एक ऐसी चीज़ का हल निकाल रहे हैं जिसका हल पहले हमारे पास मौजूद नहीं था। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, सोशियो बायोलॉजी या सोशियोलॉजी का लफ्ज़ भी इसके लिए कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सोशियो बायोलॉजी ज़्यादा अच्छा है बायो में। ये क्या है,
Sociobiology is the branch of biology in which we study the social behavior of living organisms, that is interaction between themselves. अब इसमें हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो भी इंटरेक्शन होता है, जैसे कि अगर हम एनिमल इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों को भी सोशल एनिमल कहा जाता है। इस तरह जो जानवर हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप इसमें पढ़ते हैं कि जितने भी आपके पास जो फ़िशेज़ होते हैं, फ़िश वगैरह सॉरी, अब वो क्या हैं, उनके वो जहाँ जहाँ रहते हैं तो उनकी एक टेरिटरी होती है, एक एरिया होता है। उस एरिया में सिर्फ वो मखसूस किस्म की जो फ़िशेज़ होती है ना, वो रह सकती है। अगर कोई दूसरी फ़िश उस एरिया में आ जाएगी तो वो उसको वहाँ रहने नहीं देती, और उनके जो अपनी फ़िशेज़ होती है तो वो अपने जो फीमेल्स होती है वो उनकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। तो ये एक तरह का वो क्या कर रहे हैं, वो सोशल बिहेवियर को शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम पेट्स पालते हैं अपने कुछ मफाद के लिए। इस तरह के से हम क्या करते हैं, हम कुछ जो मवेशी वगैरह भी पालते हैं, तो ये भी एक इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा उनके साथ एक सोशल इंटरेक्शन होता है, हम उनसे फ़ायदा लेते हैं और उनको फ़ायदा देते भी हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी पास इन चीज़ों को डिस्कस किस में किया जाता है, सोशियो बायोलॉजी में। तो डेफिनेशन वैसे मेरा ख्याल है इसकी सिंपल ही, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ज़रा से इसको याद करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद एक और ब्रांच है जिसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बड़ी ही मज़े की मगर थोड़ी सी घिनौनी सी फील्ड है बायोलॉजी की, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी द इफ़ेक्ट एंड इंटरेक्शन ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट आपको पता होगा, उन जानदारों को हम कहते हैं जो अपनी नीड को पूरा करने के लिए दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी बॉडी से अपनी नीड को पूरा करते हैं। और पैरासाइट जिस जानदार की बॉडी से अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, उस जानदार को हम कहते हैं होस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्कीटो है। अब मॉस्कीटो क्या करता है, मॉस्कीटो आकर आपकी स्किन के ऊपर बैठ के आपकी स्किन से वो क्या कर रहा है, ब्लड सक कर रहा है। तो मॉस्कीटो क्या हुआ, अब वो मॉस्कीटो आपका ब्लड सक कर रहा है। ज़ाहिर है हमारी बॉडी ब्लड को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत मेहनत से ब्लड बनता है, और वो मॉस्कीटो आके आराम से उस बने बनाए खून को पी जाता है। तो एक तो वो ये नुकसान दे रहा है आपको, दूसरा नुकसान इस दौरान वो कई सारी बीमारियां भी आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। अब ये मॉस्कीटो क्या है, मॉस्कीटो आपका जो है वो पैरासाइट है, ठीक है। और जिस जानदार का वो खून चूस रहा है उसको हम कहते हैं होस्ट। इस तरह लाइस है, जो जुएँ वगैरह होती हैं, वो भी एक पैरासाइट है। अच्छा, ये मॉस्कीटो और लाइस ये हमारे पास एक्टो पैरासाइट है। कुछ पैरासाइट एंडो पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ अमीबा की कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो एंडो पैरासाइट के तौर पर काम करती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है, ये भी ज़रा रिसेंट सी ब्रांच है बायोलॉजी की। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिस्कस अबाउट यूजेज, इफ़ेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो दवाइयाँ वगैरह यूज़ होती हैं, जो ड्रग्स वगैरह यूज़ होते हैं इलाज के पर्पस के लिए, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसका एक दूसरे जानदार की उन्हें जो उसको यूज़ कर रहा है उसकी बॉडी में उस ड्रग का क्या इफ़ेक्ट है, क्या असर डाल रहे हैं, और वो उसके बॉडी में काम किस तरीके से करें। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल में स्टडी ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। मिसाल के तौर पर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम मुख्तलिफ़ तरह के एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में किस तरीके से काम कर रही हैं और हमें वो एंटीबायोटिक्स कब कब इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी बातें जो होती हैं हम डिस्कस करते हैं फार्मेकोलॉजी में। उसके बाद आपकी बुक के मुताबिक, यानी क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक, जो आखिरी बायोलॉजी की ब्रांच है उसके अंदर वो है मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी का द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, हो सकता है कि ये आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि शायद यही चीज़ें, यही डेफिनेशन तो हमने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ी थी, लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। सेल वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह से ये एक ही चीज़ भी है, दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, बायोमोलिक्यूल्स का। सेल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं जो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, उनका काम क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। मोलिकुलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इसके अलावा सोल्यूट्स वगैरह होते हैं हमारे पास,
ये इन चीज़ों का हमारे सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं और ये हमारे सेल के लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ये डिस्कस करते हैं। इसको आपने बिल्कुल भी सेल बायोलॉजी से मिक्स नहीं करना। सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, दोबारा मैं बताता हूँ, सेल बायोलॉजी में हम सेल के साथ उसको देखते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, उनका क्या फंक्शन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी कंपोजिशन को और उनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। किसमें? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपकी बुक में बताऊं तो ये आपकी बुक में ये सारा जो टॉपिक है ये पेज नंबर 3 पर है। ये पेज नंबर 3 है आपके पास, 3 पर है, और कुछ डिफरेंस की पेज नंबर 4 पर भी है। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इन्होंने एग्जांपल्स नहीं दिए, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स बता दिए। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके अपने पास ये लिख सकते हैं और इसको याद करके एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। होपफुली कि मैं आपको समझाने में किसी हद तक कामयाब रहूँगा। कोई अगर आपको इशू होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होती स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।